हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अवधेश पांडे एक बार फिर आप सभी के बीच में अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके भारत के साथ रिश्तों में तल्खी। जब जब इन्होंने भारत को छोड़ के चीन के साथ में हाथ मिलाने की कोशिश की है या चीन की तरफ उनका झुकाव हुआ है, तब तब इनके देश में ऐसा बवाल हुआ है कि इनसे कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। चाहे कुछ साल पहले आप श्रीलंका की हालत देखें, उसने अपने बंदरगाह चीन को दे दिए थे और चीन की नीयत रहती है कि किसी भी देश को पहले कर्ज दो और उसके साधनों को उपयोग करो। ख़ास तौर पे जो समुद्री एरिया पे जो कोई बंदरगाह बनाया जाता है उसको डेवलप करो और डेवलप करने के बदले उनको एक अच्छी खासी मोटी रकम दे दो ताकि वो कभी उसको चुकाने की स्थिति में न हो और उसके बहाने जो है उस देश के ऊपर इनडायरेक्ट एक प्रेशर बना करके हमेशा अपने पक्ष में बोलने के लिए मजबूर किए रहना, ये चीन की नीयत है। तो आप सभी ने देखा होगा जो 2-3 साल पहले श्रीलंका में हुआ, वो जो वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाकी जो मिनिस्टर थे सब एक ही परिवार के थे। वहाँ की पब्लिक को इतना मतलब ये जो परिवार था पूरा करप्शन में एकदम डूबा हुआ था, जिससे कि वो पब्लिक ने राष्ट्रपति भवन पे, प्रधानमंत्री, सब जगह पे उन्होंने एक प्रकार से कब्जा कर लिया था। आखिरकार में जैसे तैसे करके उनको वहाँ से भागना पड़ा। बाद में वहाँ पे दूसरी सरकार आई और भारत ने उसमें काफ़ी मदद किया उस सरकार की। इवन फूड सप्लाई से लेके डीजल तक, मतलब श्रीलंका एक ऐसे गरीबी की कगार पे पहुंच चुका था जहां से उसको वापस लाने के लिए भारत ने उसकी बहुत मदद किया, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते। तो भारत का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि अपने पड़ोसी के साथ में ही उसको विकास के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था, दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते हैं। उसी को चरितार्थ करते हुए भारत की सरकारों ने हमेशा से पड़ोसी देशों को साथ में लेकर चलने की उनकी मंशा रही है। उसी संदर्भ में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ पे हमेशा से कोई हिंदू प्रधानमंत्री बनते आया है या राष्ट्रपति भी कोई हिंदू ही बनता है। लेकिन जैन जी जो एक वहाँ पे आंदोलन फैला, उसकी वजह से वहाँ पे ओली सरकार गिर गई। वहाँ पे इंतरिम सरकार
सत्ता में आई, जो कि वो जो स्टूडेंट थे उनके राय विचार पे ही वो सरकार बनी है, जो आगे कुछ महीनों के बाद में वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। एक माहौल इस देश में पड़ोसियों के अंदर जो नया यूथ आ रहा है, उसको क्या हो गया है पता नहीं। वो स्टूडेंट यूथ करके उसके पीछे क्या किसकी मंशा है, कौन सा देश इन्वॉल्व है, इन यूथ को वहाँ पे भड़का के सत्ता के विरुद्ध काम कराने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी कोई भी सरकार अगर रहती है, सभी सरकार नीट एंड क्लीन तो नहीं रहती है। करप्शन तो हर जगह पे होता है, क्योंकि करप्शन करना इंसान का फितरत में है। पावर में लोग इसीलिए आने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं। तो हर देश का वही हाल है, चाहे अमेरिका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत हो। हर जगह पे भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में है ही। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट जो छात्र संघ करके आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का, वो बहुत खतरनाक है। भविष्य में ये किसी भी देश के लिए खतरनाक बन सकता है, अगर इसी तरह से अगर संविधान से बनाए हुए चीज़ों पे इसी तरह से अगर हमले होते रहे तो। अभी आप इधर बीच अगर देखेंगे तो बांग्लादेश में जो चल रहा है लास्ट 1.5 से 2 सालों के अंदर में, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद जो है कि वहाँ पे नहीं रह पाई, वो भागे भागे इंडिया आ गई। क्योंकि उनको मालूम है भारत में आना, भारत में वो इतना सुरक्षित, भारत जितना सुरक्षित विश्व में कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो एक किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर रहा है। एक ही संप्रदाय के लोग नहीं हैं, यहाँ पे कई संप्रदायों के लोग रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो बांग्लादेश में जो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, बंटवारे के समय ही वो वहाँ पे हैं। कोई भारत से माइग्रेट होकर के हिंदू बांग्लादेश में नहीं गए हुए हैं। अगर आज हम देखें तो कम से कम 25 करोड़ मुसलमान भारत में होंगे और बांग्लादेश में कम से कम 20 करोड़ मुसलमान होंगे, 20 से 25 इसी के आसपास होंगे। लेकिन वहाँ पे 1.5 करोड़ हिंदू हैं, शायद 1.5 से 2 करोड़। लेकिन उनकी भी सुरक्षा वहाँ की सरकार नहीं कर पाती है। आप सोचिए कि जब बंटवारे में जो चीज़ जहाँ जो लोग जहाँ पे गए, वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी उस सरकार की होती है कि वे लोग भी सुरक्षित रहें और सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उसमें उन लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन आज वे बांग्लादेश में कई सालों से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन गाहे बगाहे चरमपंथी वहाँ पे हिंदू परिवारों को प्रताड़ित करना, उनको मारना पीटना और कुछ न कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगा देना कि वे उनके धर्म के प्रति कुछ अपमानजनक टिप्पणी किए हैं। तो अनावश्यक, मतलब जबकि ऐसा कुछ, जब उसकी इंक्वायरी होती है तो उसमें कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी मारा जा चुका होता है। तो क्या किसी धर्म के लिए भगवान इतने बड़े, मीन्स इंसान, मतलब भगवान ने इंसान को बनाया है
कहते हैं इंसान की सारी गलतियां भगवान माफ़ कर देते हैं, या उसके कर्म की सज़ा उसको भगवान देते हैं अगर कुछ गलती किया हुआ है। तो अगर किसी के धर्म के बारे में अगर कोई कुछ, अगर मैं एक मिनट के लिए समझूं कि चलो बोला, तो क्या उसको उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ जाएगी? क्योंकि इंसान ने इंसान को जन्म दिया तो है, लेकिन क्या किसी को मारने के लिए तो नहीं दिया है। उसका उसे माफ़ी मांग करके ये चीज़ें दूर की जा सकती थी, लेकिन बिना सच्चाई जाने किसी के परिवार के किसी सदस्य को ख़त्म कर देना, ये कहाँ तक तर्क संगत है। कहीं न कहीं ये भावनाएं वैमनस्यता पैदा करती हैं समाज में। जब इस तरह का बांग्लादेश में अगर होता है, तो हमारे देश में उस कम्युनिटी के माइनॉरिटी जो उस देश में मेजॉरिटी में हैं, इस देश में माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी कभी भारत सरकार के पास एक संगठन बनाकर नहीं गए कि आप इस मुद्दे पे बांग्लादेश से बात क्यों नहीं करते हैं। आप कड़े शब्दों में उनसे बात कीजिए, आप सरकार के साथ हैं। ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बोली जाती हैं उस माइनॉरिटी जो इंडिया में अपने को भारत में माइनॉरिटी समझते हैं, या उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। वहाँ की माइनॉरिटी के साथ में इस तरह का अत्याचार अगर वहाँ की मेजॉरिटी कर रही है, तो यहाँ की माइनॉरिटी इतना सेफ होने के बाद भी क्या वो वहाँ बांग्लादेश की माइनॉरिटी के बारे में यहाँ की सरकार से उनके कंधे से कंधा मिला करके बात नहीं कर सकती कि इस समय हम आपके साथ में हैं, आप बांग्लादेश सरकार से बात करिए, वहाँ पे हिंदुओं की इतनी निर्मम हत्या क्यों की जा रही है। मुझे लग रहा है कि भारत जैसा सुरक्षित देश विश्व में कहीं पे भी नहीं है, जहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है। बोलने से लेकर के हर कुछ, आप कहीं पे किसी के प्रति आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। केवल एक डिसिप्लिन मैनर में आपको प्रदर्शन करना होगा। एक तरफ आप देख रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धो करके भारत के पीछे पड़े हुए हैं। वो भारत को धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। वो उनके पास एक ही ले दे के हथियार बचा है, टैरिफ। भारत को डराने के लिए टैरिफ। मतलब कोई देश इतना बड़ा हो गया है विश्व में, अगर उसके पास में धन दौलत पावर है, तो हर कंट्री को डील करने के लिए उसको धमकी देते फिरेगा। क्या ट्रंप के पहले अमेरिका नहीं था? क्या ट्रंप के पहले भारत नहीं था? भारत की संस्कृति तो बहुत साल पुरानी है। उसी संस्कृति को ग्रहण करके साइंस इतना आगे आया हुआ है। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, वो कहीं न कहीं लगता है पूरे विश्व में थोड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इंसान हर देश में है, और वहाँ की सरकार अपने लोगों को जो सुविधाएं देना चाहती है, अगर वो सुविधाएं उनको महंगे दाम पे मिलेगी, तो कहाँ तक उचित है। तो कम से कम अमेरिका का जो इतिहास रहा है, क्या उनको कमाने का यही अमेरिका को
रिच बनाने का यही एक साधन बचा हुआ है, टैरिफ। और भारत के साथ में ज़बरदस्ती निगोशिएशन करके तो अपनी बात मनवाने का कोई उचित कारण तो नहीं लगता है। शायद वो भूल गए हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसके साथ में 140 करोड़ भारतीय भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रंप सरकार क्या कर सकती है? हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव होता है। समय लगता है, किसी का घमंड ज़्यादा रहता नहीं है। अमेरिका भी अगर ऐसे ही अगर उसका एटीट्यूड रहा, हर कंट्री के साथ में किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लेना, किसी को अपना वेपन्स बेचने के लिए एक दूसरी कंट्री से लड़ाते रहना, इससे कोई देश धनी बनकर भी क्या करने वाला है? तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब आप बहुत रिच हैं। वही अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना यूज नहीं करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसने वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, विश्व में दूसरे नंबर पे है। अगर चाइना जो चीज़ कर सकता है, भारत क्यों नहीं कर सकता है? ज़रूरत है भारत के उद्योगपतियों को कि वो जिस तरह से चाइना ने अपने को अमेरिका के आसपास लाने की कोशिश की है, उस तरह से इन उद्योगपतियों को भी भारत को उस मुकाम पे लाने की ज़रूरत है। हम क्यों हमेशा अमेरिका के पिछलग्गू बने रहें? क्यों हम उसको जी हुजूरी करें? पावर होगा होगा, क्योंकि वैसे भी कभी न कभी इस पृथ्वी पे विनाश तो होना ही है। अगर जो गलत है उसके गलत में अगर कोई देश अगर नहीं बोलता है, वो भी गलत है, क्योंकि वो नाराज न हो। कितनी सारे देश हैं जो बिना अमेरिका के चल ही रही हैं। अमेरिका के भी उद्योगपति हैं, उनको भी भारत की ज़रूरत है, उनके भी बिजनेस भारत में बहुत फैले हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ट्रैफिक का हथियार लेके जो इलेक्शन से चले हुए हैं जीतने के बाद से, वो गरीब जो देश हैं, डेवलपिंग विकासशील देश हैं, उन पे लगाना ये बंद करना चाहिए, बल्कि उस कंट्री की मदद करनी चाहिए कि वो कंट्री कैसे आगे बढ़े। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक तो बांग्लादेश को भी है और भारत के माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में मेजॉरिटी हैं उनको भी सुझाव है कि वो देश के प्रधानमंत्री को मिले, सरकार को मिले और उनको बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर हुए अत्याचार के बारे में उनके साथ खड़े हों और वो बोले कि वो बांग्लादेश के मसले पे वो अपना पक्ष, भारत की तरफ से हम हैं, वो अपना क्लियर कट उनको संदेश दें। भारत क्या इतना कमज़ोर है, लेकिन एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते जो कि भारत से निकला हुआ पाकिस्तान का एक पार्ट है, आज इस तरह की बातें, इस तरह के संवाद करना ठीक नहीं है। अभी फिजू एक केकेआर के खिलाड़ी को बीसीसीआई ने बोला बाहर करने के लिए, केकेआर ने उसको ड्रॉप किया। उसका रिपरकेशन क्या हुआ? वहाँ का जो सूचना प्रसारण मंत्री है उसने बोल दिया कि आईपीएल मैच बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे और हम T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे, उसको श्रीलंका में कराया जाए। भाई भारत क्या इतना अनसेफ लग रहा है? पूछ लो, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तुम्हारी कंट्री में भी उतना नहीं होंगे।
कितने अनसेफ वो महसूस करते हैं। भारत जितना सेफेस्ट कंट्री वर्ल्ड में किधर भी नहीं है। रह गई, पूछ लो अपनी नेबरिंग कंट्री से। जिस दिन तुम आईसीसी के कहने पर भारत में अगर क्रिकेट खेलना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारी हालत श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। सारी हेकड़ी गायब हो जाएगी। मालूम है बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी का चेयरमैन भी आपको पता ही है। बिना भारत के क्रिकेट विश्व में संभव नहीं है, ये फैक्ट है। ये चीज़ आईसीसी को भी पता है। यहाँ की जो पब्लिक है 140 करोड़, यहाँ का हर बच्चा जो है कि बैट जब बड़ा होता है तो बैट ही उठाता है। उसके माँ बाप उसको प्लास्टिक का ही बैट बॉल ला के दे देते हैं। तो आप समझिए कि आगे जा करके अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड अगर रहेगा, मतलब विश्व में अगर पॉपुलेशन यहाँ का ज़्यादा है तो इनकम भी तो यहाँ की गवर्नमेंट को ज़्यादा है। तो आईसीसी के पास अपनी बात रखवाने में सक्षम कौन होगा? बांग्लादेश होगा, पाकिस्तान होगा। तो आईसीसी, आपने तो बोल दिया कि हम भारत में आईसीसी T20 नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने बोल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुमको वहीं खेलना पड़ेगा। अब कुछ कर पाएंगे? आपको ये याद करनी है कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई है क्रिकेट को लेकर के। वो भी कब से तड़प रहा है भारत में क्रिकेट खेलने के लिए। भारत के साथ भारत में संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ पे टेररिज्म आतंकवाद भी रहेगा और क्रिकेट भारत के अंदर खेलना तो बहुत मुश्किल है। धन्यवाद मित्रों, मैं आज 2-3 पॉइंट इसमें कवर किया हूँ। आगे कल के वीडियो में हम आगे देखेंगे, कुछ और विषय पे अपनी राय रखेंगे। मुझे जो उचित लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो उसमें इस देश में भी रहने वालों का भी जिम्मेदारी बनता है कि नहीं उसको सपोर्ट में आए। देखिए, सरकारें तो कांग्रेस की भी रही हैं, वर्तमान सरकार भी है जो आज अपना तीसरा टर्म में है। अगर गलत अगर कोई कर रही है तो ठीक है, उसमें विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देश का जहाँ पे प्रश्न आता है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको हमेशा राजनीति करनी चाहिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में अगर कोई घर का आदमी अगर उल्टा पुल्टा बोलता है, तो क्या कभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या घर के अगर मुखिया, जो घर का अगर मुखिया है, उसके बारे में आप ज़्यादा कुछ घर के अंदर बोलते हैं, अपने पिता को लेके कुछ बोलते हैं, वैसे ही देश में जो प्रधानमंत्री होता है संवैधानिक पद पे, उसकी एक गरिमा होती है। उसके बारे में हर दिन आप गाली देते हैं तो इस देश की पब्लिक भी देखती है कि क्या जो मैं देख रहा हूँ क्या ये वही है। मतलब ऐसा तो मुझे कभी नज़र नहीं आया कि प्रधानमंत्री इतना कुछ गलत कर रहा है। हो सकता है, लेकिन इतना गलत नहीं है कि कोई दूसरे के देश की कंट्री को हम कोट करके बोलें कि वो तो उसको ऐसा बोलता था। तो समझ लीजिए कि ये कौन लोग हैं जो देश को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, आप खुद ही समझदार हैं, आगे आप सोच सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे अपने किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।